तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो ने ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के महायान सूत्रा के पांचवें हेवन को मास्टर कर लिया और यही देखकर मोंग फूशिन काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसे डर था कि शायद किन्मो आगे चलकर उसकी जगह ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर उलाय यांगकांग के प्रिंस से मिलने पहुंच गए और इसी का फायदा उठाया ली टियानशिंग ने। उसने 1000 पगोड़ा के बाहर मौजूद हर एक मोंग को घायल किया और फिर मौका मिलते साथ ही वहाँ से भाग निकलता है। इधर फूशिन किन्मो के डीमन सूत्र को स्टडी करते हुए उसमें कई सारी गलतियां निकालने लगा और फिर उसने इसी डिमोनिक सूत्रा का गलत यूज करते हुए किन्मो पर अटैक करना शुरू कर दिए। तब तक यांगकांग के असासिन्स भी वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने किन्मो समझकर फूशिन को ही मार दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का सीन दिखाया गया जहां पर एक बेल काफी जोरों से बजने लगी। वेल इस बेल के रिंग होने का मतलब था ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का कोई मॉन्क मारा जा चुका है। तो इस बेल को सुनते साथ ही सेक्ट के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, मगर मास्टर उलाई काफी ज्यादा शांत थे और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल ये सूचना थी फूशिन के मरने की। किन्मो ने देखा कि इस मॉन्क के मरते साथ ही उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर आ गई और वो काफी तेजी के साथ साउंड कर रही थी। इसलिए किन्मो फटाफट से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं पर असासिन्स भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, हमने किन्मो की बजाय गलत बंदे को मार दिया। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता? हमने तो उसी बंदे पर अटैक किया था जिसने डिमोनिक पावर्स का यूज किया, यानी कि वो मॉन्क ही किन्मो की डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते वो मारा गया। तभी उनका लीडर कहता है कि अब तो हमें कुछ भी करके हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर को मारना ही होगा। वो किन्मो यहाँ से जिंदा बच के बाहर नहीं जाना चाहिए। वेल किन्मो ने भी चुपके से इनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो लोग अपनी शुरिकन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए किन्मो पर मुसलसल हमले करना शुरू कर चुके। वहीं पर किन्मो अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वहाँ जंप लगा रहा था ताकि जैसे तैसे इन ब्लेड के अटैक से खुद को बचा पाए। और फिर उसने देखा कि ये लोग तो यांगकांग के प्रिंस के लिए काम करते हैं, मगर किन्मो अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि ये लोग यांगकांग के प्रिंस के फैक्शन से ही बिलोंग करते हैं। वहीं पर ड्रैगन किलियन फटाफट से किन्मो को लेकर वहां से भाग निकला और इधर ये लोग फूशिन की लाश के पास पहुंच गए थे। इन्होंने दोबारा से फूशिन की ब्रीदिंग को चेक किया क्योंकि फूशिन की मौत इन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, मगर वो बंदा क्लियरली डेड था, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। सब वो सारे असासिन किन्मो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वहीं पर किन्मो ड्रैगन किलियन से कहने लगा कि अगर मुझे मरा हुआ नहीं देखना चाहते तो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, और हाँ, कल से मैं तुम्हारी स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल की खुराक भी बढ़ाने वाला हूँ। अब तो तुम्हें डाइट पर रखने की कोई जरूरत नहीं। वेल इस सारी बातें बोलते हुए किन्मो काफी ज्यादा परेशान था। उसे ये समझ नहीं आता कि क्राउन प्रिंस के लोगों ने फूशिन को क्यों मारा होगा। इसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि वो लोग मुझे मारना चाहते थे लेकिन गलती से फूशिन को ही खत्म किया, या फिर दूसरा रीजन ये होगा कि फूशिन को मार के वो लोग मुझे फ्रेम करना चाहते। अगर उन्होंने थंडर साउंड सेक्ट को एक बात कन्विंस कर दी कि फूशिन को मैंने मारा है तो मास्टर उलाई मेरे दुश्मन बन जाएंगे और इस तरह से मेरे दुश्मनों का काम आसान हो सकता। वैसे भी वो लोग मुझे मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। अगर मास्टर उलाई भी उनके साथ मिल गए तो उनका काम आसान हो जाएगा। साथ ही उसे एल्डर ब्लाइंड ने बताई हुई बात याद आने लगी। एल्डर ब्लाइंड ने कहा था कि मास्टर उलाई से मिलने के लिए यांगकांग का प्रिंस आया है और इसी वजह से मास्टर उलाई पगोड़ा छोड़कर सीधे उससे मिलने पहुंच गए। सब इन्हीं सारी बातों को सोचकर किन्मो को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। वो ड्रैगन किलियन से कहने लगा कि जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें कुछ भी करके ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के इलाके से बाहर जाना है। तुम सीधे यांगकांग के रास्ते निकल पड़ो। इधर प्रिंस के असासिन्स ने आसमान में कुछ लोग देखे जो कि काफी तेजी के साथ उस इंसिडेंट के लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यांगकांग के असासिन बिल्कुल भी उनके नजरों में नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर मॉन्क्स को पता चल गया कि फूशिन को यांगकांग के असासिन ने मारा है तो फिर क्राउन प्रिंस और मास्टर उलाई के दरमियान दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए ये लोग काफी तेजी के साथ वहाँ से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ सारे मॉन्क्स फूशिन की लाश को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फूशिन इतनी आसानी से मारा गया। दरअसल ये बंदा आगे चलकर मास्टर उलाई की जगह लेने वाला था, तो इसकी मौत यानी कि ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का सबसे बड़ा नुकसान। बल यहाँ पर एक टाओइस्ट मास्टर ने तुरंत ही फूशिन की बॉडी को चेक किया और उसकी बॉडी पर जो घाव थे उससे ही पता लग रहा था कि फूशिन ने हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो के साथ फाइट की है। वो मास्टर बता रहे थे कि भले ही फूशिन और किन्मो के दरमियान मुकाबला हुआ लेकिन किन्मो के अटैक से इसकी मौत नहीं हुई, बल्कि एक हिडन वेपन से इस पर अटैक हुआ है। और अगर इस हिडन वेपन की बात की जाए तो ये बिलोंग करता है यांगकांग की क्राउन प्रिंस से।
और अब वो लोग फूशिन को मारकर यहाँ से गायब हो गए ताकि सारा इल्जाम किन्मो पर लग जाए। जिस पर दूसरा मास्टर कहने लगा कि फिलहाल हमारे मास्टर ओलाय एक ग्रैंड फ्यूचर के बारे में क्राउन प्रिंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसी फ्यूचर पर हमारी आगे की दुनिया निर्भर करेगी। वो लोग यांगकांग के एम्परर ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे उसे मिटाना चाहते ताकि डायनेस्टी में बदलाव होकर ये दुनिया दोबारा से पीसफुल हो जाए। एक बहुत ही शानदार प्लान है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी गड़बड़ी हो। अगर मास्टर ओलाय को पता चला कि फूशिन को मारने वाले क्राउन प्रिंस के लोग हैं, तो वो क्राउन प्रिंस के साथ कोई डील नहीं करने वाले और उससे ग्रेट प्लान अधूरा रह के सब कुछ तबाह हो जाएगा। फूशिन की मौत वाकई काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मुझे इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा, लेकिन हम सभी लोग बुद्धा के फॉलोअर हैं। जिंदगी और मौत दोनों भी हमारे लिए एक बराबर। फूशिन तो इस खाल की थैली को छोड़कर अब आजाद हो चुका और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका आफ्टर लाइफ वाला सफर आसान होगा। लॉर्ड बुद्धा उसके सोल की रक्षा करे और इसी तरह से ये सारे लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। तभी इनमें से जो ईमानदार मास्टर था वो उस बंदे से कहने लगा कि फूशिन को यांगकांग के प्रिंस ने मारा है। हम ये बात छुपा नहीं सकते। मॉन्क्स ने हमेशा सच बोला, तो हम ये बात मास्टर ओलाय से बिल्कुल भी नहीं छुपाएंगे। हालांकि वो दूसरा मास्टर ये बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं अभी मास्टर ओलाय से मिलने जा रहा हूँ और मैं उन्हें बता दूंगा कि हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो ने फूशिन की जान ली। उसके बाद मैं माउंटेन से दूर जाने वाला हूँ। मैं ये झूठ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर ही ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का फ्यूचर टिका है। अगर इसमें मेरी खुद की रेपुटेशन खराब होती है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम मास्टर ओलाय और क्राउन प्रिंस को देख पाते हैं। मास्टर ओलाय कह रहे थे कि चलो हमारा प्लान तो फाइनल हो गया। जिस दिन एम्परर यानफिंग के रूलर होगी उस वक्त क्राउन प्रिंस ने यांगकांग में रुकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वहाँ पर नहीं रहे तो हो सकता है दूसरे प्रिंस इस मौके का फायदा उठाए। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि आप एकदम सही बोल रहे हैं, मुझे उस वक्त यांगकांग में ही रुकना पड़ेगा, तभी जाकर मैं यांगकांग का रूलर बन सकता हूँ। और उतने में वो मॉन्क वहाँ पर पहुँच गया। वो मास्टर ओलाय को बता रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट का मास्टर वाकई काफी बड़ा कमीना निकला। हमारा मॉन्क फूशिन उसे माउंटेन के नीचे छोड़ने जा रहा था और उस किन्मो ने उसी पर अटैक करके उसे मार दिया। अब ये सुनकर क्राउन प्रिंस भी झूठ मूठ का गुस्सा होने का नाटक करने लगा। वो कह रहा था कि उस कमीने किन्मो की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपके ही माउंटेन पर आकर आपके वारिस को खत्म कर दे। हमने उस डीमन को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि मास्टर ओलाय अभी भी खामोश थे। जिसके बाद उस मॉन्क से पूछने लगे कि चांगमिंग बताओ तुम इस माउंटेन पर कितने सालों से रहते आए हो। जिस पर चांगमिंग जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं 209 सालों से ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का हिस्सा हूँ। तो मास्टर ओलाय उससे कहते कि जाओ जाकर हेवनली डीमन सेक्ट किन्मो के साथ जो करना है उस मैटर को हैंडल करो। मैं तुम्हें इस माउंटेन को छोड़कर जाने की परमिशन देता हूँ। अब ये सुनकर चांगमिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया, लेकिन वो मास्टर ओलाय के साथ जबान चलाना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से निकल पड़ा। चांगमिंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि मास्टर ओलाय ने एक ही झटके में मेरे झूठ को पकड़ लिया और अब उन्होंने मुझे ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से निकाल दिया है। मास्टर ओलाय उस लेवल पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मैं जिंदगी भर मेहनत करके भी पहुँच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इस बॉडी को जाया नहीं होने दे सकता। मैंने ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का नमक खाया है, तो मैं इस फैक्शन के फ्यूचर के लिए कुछ तो अच्छा जरूर करूंगा। अरब मास्टर ओलाय क्राउन प्रिंस से कहने लगे कि आपको इस मैटर के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप बस कैपिटल में जल्द से जल्द वापस पहुंच जाएं। और रही बात हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर किन्मो को हैंडल करने की, तो उस मैटर को मैं सुलझा लूंगा। तो क्राउन प्रिंस भी तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि मास्टर ओलाय काफी ज्यादा भयानक है। सच और झूठ का पता वो एक ही झलक में लगा सकते। वही दूसरी तरफ चांगमिंग अब माउंटेन के नीचे आ चुका था और तभी क्राउन प्रिंस अपनी फ्लाइंग कैरेज लेकर उसके सामने पहुंच गया। वो कह रहा था मॉन्क चांगमिंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो प्लीज कैरेज पर पहुंच जाए। तो चांगमिंग भी उसके पास चला गया। वो बताने लगा कि प्रिंस अब मैं ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का एल्डर नहीं रहा। मास्टर ओलाय ने मुझे अपने फैक्शन से निकाल दिया है, इसलिए अब मुझे मॉन्क कहकर एड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा असली नाम है सू चांगमी, तो आप मुझे उसी नाम से पुकार सकते हो। तो बताए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि आप माउंटेन के नीचे जाकर हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर किन्मो को मारना चाहते थे। अब ये सुनकर चांगमी थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि यही उसका इरादा था। तो अब क्राउन प्रिंस उसे बताने लगा कि कल्ट मास्टर किन्मो काफी ज्यादा शातिर है। मुझे पता चला कि वो नया साल मनाने के लिए अकेले ही ग्रेट डाचू रुइंस में जाने वाला है, तो मैंने ये खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दी। साथ ही न जाने कितने ही सारे जीनियस को उसे मारने का ऑर्डर दिया, मगर इसका जो अंजाम हुआ वो काफी ज्यादा
ज्यादा भयानक था। डाविस कोयू, लू वेंशु, किंग यू सैनरिन, हॉल मास्टर लियो और वेनरेबल पुशान ये सारे लोग मारे गए। इतना ही नहीं, डाविस किंग शान भी सैक्रिफाइस हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग किन्मो को मार नहीं पाए। डाविस किंग शान का नाम सुनकर चांगमेई थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है कि डाविस किंग शान तो लाइफ एंड डेथ realm के कल्टिवेटर थे। इनफैक्ट हम दोनों की पावर एकदम बराबर है, तो फिर वो इस किन्मो के हाथों मारे कैसे गए? जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही बताया कि किन्मो काफी ज्यादा शातिर है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके पास इतनी सारी ट्रिक्स होंगी। आफ्टर ऑल वो बंदा हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर है, एक ऐसा सेक्ट जो कि डिमोनिक पाथ पर नंबर 1 माना जाता। किन्मो भले ही बच्चा हो, लेकिन वो काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए हम किन्मो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। मैंने आपको यहाँ पर इनवाइट इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी किन्मो के हाथ का शिकार बनो। अगर आप उस डीमन के हाथों मारे गए तो आपकी 209 सालों की तपस्या जाया हो जाएगी। जिस पर चांगमेई कहने लगा कि क्राउन प्रिंस मुझे बताए कि आगे क्या करना है। तो क्राउन प्रिंस उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि आप बस हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो को मारना चाहते, लेकिन मैं उस पूरे सेक्ट को ही बर्बाद करना चाहता हूँ ताकि वो ईवल सेक्ट इस दुनिया से पूरी तरह से वाइप आउट हो जाए। अब आप वैसे भी ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के एल्डर नहीं रहे, तो क्यों ना आप मुझे ज्वाइन करें। हम कैपिटल में वापस जाने के बाद एक काफी अच्छा प्लान बना सकते, जिसके अकॉर्डिंग किन्मो भी मरेगा और उसके फैक्शन का भी पूरी तरह से सर्वनाश होगा। और फिर जब मैं खुद तख्त पर बैठूंगा उस वक्त आप अपना खुद का एक फैक्शन बना सकते हो, अपना सेक्ट एस्टेब्लिश करो और फिर वहाँ के खुद ही रुलाई बन जाओ। सो इस तरह से क्राउन प्रिंस ने चांगमेई को बहुत बड़ी लालच दिखाई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिंग मिंग को देख पाते हैं। ये वही बंदा था जिसे किन्मो ने सलाह दी थी कि उसने माउंटेन के नीचे जाकर असली जिंदगी को विटनेस करना चाहिए, तभी जाकर वो अपने कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। सिर्फ महायान सूत्रा को प्रैक्टिस करके वो एक ग्रेट मॉन्क नहीं बन सकता, असली कॉम्बैट का एक्सपीरियंस ही उसे पावरफुल बनाएगा और फिर वो अपनी सारी कमजोरियों से छुटकारा पा सकता है। और यही सारी बातें सोचकर जिंगमिंग बिल्कुल भी कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो समझ गया था कि किन्मो की बातों में सच्चाई है। अगर उसे वाकई इम्प्रूवमेंट करनी है तो ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से बाहर जाना पड़ेगा। और इसी वजह से जिंगमिंग ने फैक्शन छोड़कर जाने का फैसला लिया। वो अपने साथ ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का मैनुअल भी लेके जा रहा था ताकि कभी भी चान टाओइज्म को भूल ना पाए। गेट पर आने के बाद उसने अपने मास्टर के सामने घुटने पर बैठ के अपना सिर झुका दिया। जिंगमिंग का मास्टर नहीं चाहता था कि वो फैक्शन छोड़कर बाहर चला जाए, लेकिन उन्होंने जिंगमिंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट की। उससे कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम फैक्शन छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। लेकिन जिंगमिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। मास्टर उसे बता रहे थे कि समंदर का कोई किनारा नहीं, माउंट सुमेरो ही तुम्हारा घर है, तो यहाँ पर जरूर से वापस आना। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के मेंबर हो। और अब वो अपने माउंटेन को देखकर कहने लगे कि किन्मो ने जिंगमिंग को बदल दिया। बस उस डीमन की 2-4 बातों से ही जिंगमिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। इससे ये बात साबित होती है कि हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा ईवल है। वहीं पर जिंगमिंग एक लंबा सफर तय करके एक मॉर्टल के टाउन में पहुंच चुका था। यहाँ पर उसका पूरा ध्यान है अपने स्क्रिप्चर पर, और तभी उसने देखा कि इस टाउन में तो पूरी तरह से तबाही मच गई। न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए थे। यहाँ पर लगातार होने वाली बर्फबारी की वजह से खाने की कमी हो गई, और उतने में एक औरत जिंगमिंग से टकरा जाती है। वो कह रही थी कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है, प्लीज मुझे तुम अपना बच्चा दे दो और मैं मेरा बच्चा तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, लेकिन मैं खुद के बच्चे को नहीं खा सकती, इसलिए तुम मेरा बच्चा खाओ और मैं तुम्हारा खाऊंगी। ऐसा करने से हम दोनों को भी बुरा नहीं लगेगा और हमारा पेट भी भर सकता है। ऐसी भयानक बातें सुनते साथ ही जिंगमिंग ने पैनिक होकर उस औरत को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो सोचता है कि इस टाउन के लोग अपने बच्चे खाने पर उतर आए। इससे अंदाजा लग सकता है कि इन्हें कितनी ज्यादा भूख लगी होगी। और फिर जिंगमिंग के दिल में उस औरत के लिए रहम आया। भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती। तो चांगमिंग अपने बैग से एक बन बाहर निकाल लेता है ताकि उस औरत का पेट भर जाए, मगर उस बन को दूसरे लोगों ने भी देख लिया था, तो वो आपस में ही फाइट करके उस बन को खाने लगे। बस एक बन के लिए वो लोग काफी ज्यादा फाइट कर रहे थे, यानी कि अब यहाँ पर इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू बाकी नहीं बची थी। इन सभी को बस अपनी पेट की आग को बुझाना है ताकि इस ब्रूटल वेदर में ये लोग खुद को जिंदा रख सके। जिंगमिंग ने देखा कि उन 2 बंदों ने
उन्होंने सिर्फ उस बन की खातिर उस औरत को मार दिया और अब वो लोग जिंगमिंग पर भी अटैक कर देते हैं। जिंगमिंग के पास खाना था इसलिए वो सभी लोग उस पर टूट पड़े। हालांकि जिंगमिंग जैसे तैसे खुद को उस भीड़ से बचा लेता है, मगर अब उसके खाने की बैग उन लोगों के कब्जे में थी। उसने देखा कि ये लोग खाने के लिए एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे हैं। न जाने कितने ही सारे लोग इसमें मारे गए। खैर अब जिंगमिंग का खाना तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन अब उन लोगों की नजर पड़ी जिंगमिंग पर। एक बंदा कह रहा था कि इस मॉन्क की बॉडी से काफी अच्छी खुशबू आ रही, ऐसा फ्रेग्रेंट मीट हमें खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वो बंदा जिंगमिंग को खाने के लिए उसके पीछे लग गया, मगर जिंगमिंग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। उसने एक लंबे अरसे के बाद इंसानी दुनिया की सच्चाई देखी थी। वो काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगा कि मॉर्टल वर्ल्ड तो पूरी तरह से एक जहन्नुम में बदल चुका है। और अब जिंगमिंग इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि वो सीधे एक टेम्पल में जाकर गिर जाता है। उसे उम्मीद थी कि टेम्पल एक पवित्र जगह है तो यहाँ पर वो सेफ रहेगा। हालांकि उस टेम्पल में भी कई सारे भूखे लोग थे जो कि जिंगमिंग को घूरने लगे। उतने में ही जिंगमिंग की नजर पड़ी बुद्धा के स्टैचू पर। वैसे तो लॉर्ड बुद्धा को कंपैशन की मूर्त माना जाता, ऐसा कहा जाता है कि उनके सामने ईवल एक सेकंड भी टिक नहीं सकता। लेकिन जिंगमिंग ने अपने सामने जो देखा उससे उसका दिल पूरी तरह से दहल उठा। दरअसल उस स्टैचू के आसपास कई सारी लाशें टंगी हुई थी। कई सारे लोगों को मारकर उल्टा टांग के रखा था ताकि उन्हें भूनकर खाया जाए। और यही सब देखकर जिंगमिंग काफी ज्यादा भड़क गया। उसने तुरंत ही जाकर उनमें से एक बंदे को दबोच लिया। लेकिन जिंगमिंग एक मॉन्क है और इसीलिए वो इंसानों पर अत्याचार नहीं कर सकता था। यहाँ पर उस बंदे को अपने एक ही पंच में मार सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस मासूम की जान ले। उसे पता था कि ये लोग पूरे दिल से ईवल नहीं, बस मजबूर होकर इन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू किया है ताकि ये खुद को सरवाइव कर सके। और इसी वजह से जिंगमिंग ने गुस्से में आकर खुद को ही पनिश करना शुरू किया। यहाँ पर वो अपना सिर पटक कर खुद को ही घायल कर रहा था और फिर उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपना एक पंच सीधे बुद्धा के लोटस पर हिट किया, जिससे वो स्टैचू ब्रेक होकर सीधे नीचे कोलैप्स हो जाता है। जिंगमिंग ने बचपन से ही बुद्धा की पूजा की थी, मगर आज उसने ही बुद्धा के स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया। दरअसल जिंगमिंग को ऐसा फील हो रहा था कि अगर वाकई यहाँ पर बुद्धा है तो फिर उन्होंने इन लोगों की हिफाजत क्यों नहीं की। लॉर्ड बुद्धा को तो रहम का प्रतीक माना जाता, तो फिर उन्होंने अपना मुंह क्यों फेर लिया। और उतने में वहाँ मौजूद एक मॉर्टल ने सीधे आकर जिंगमिंग पर पीछे से अटैक कर दिया। अब जिंगमिंग तो चाहकर भी इन मॉर्टल्स को मारना नहीं चाहता था और इसी वजह से वो मॉर्टल उसे नोच नोच कर खाने लगे। जैसे बुद्धा कोलैप्स हुए थे वैसे ही जिंगमिंग की भी हालत हो गई। जब ये लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे थे तब जिंगमिंग बस अपने माउंटेन के बारे में सोचने लगा। वो कहता है, मास्टर रुलाई, आप ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट में ध्यान लगाते हो, तो क्या आपकी डिवाइन पावर्स ने आपको मॉर्टल वर्ल्ड नहीं दिखाया? क्या इन मासूमों का दुख और दर्द आपके लिए कुछ भी नहीं है? अब जिंगमिंग तो उन लोगों का खाना बनने के लिए तैयार था, लेकिन उतने में वहाँ पर कुछ सिपाही पहुँच गए। अब सिपाहियों को देखते साथ ही वो सभी लोग जिंगमिंग से दूर हट गए। साथ ही एक सिपाही बता रहा था कि जनरल ये बंदा तो कोई मॉन्क है, इन लोगों ने तो उसे काफी ज्यादा घायल किया है, लेकिन इसकी सांसें अभी भी चल रही है, हो सकता है कि हम इसकी जान बचा लें। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है। जिंगमिंग को होश आ चुका था। उसने देखा कि एक आर्मर पहना हुआ सिपाही उसे दवा खिला रहा। जिंगमिंग को होश में आता हुआ देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उतने में ही उन सिपाहियों का जनरल जिंगमिंग से कहने लगा कि तुम्हारी बॉडी देखकर ही पता चल रहा कि तुम एक ट्रेन फाइटर हो, तो फिर तुम इन मॉर्टल्स के हाथों इतने ज्यादा घायल कैसे हो गए? तुम्हारे पास तो खुद को बचाने के लिए पावर्स थी, तो फिर तुमने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जिस पर जिंगमिंग बताने लगा कि मुझ में कई सारी कमियां हैं। तो जनरल कहने लगा कि कमियां हुई तो क्या हुआ, कमजोरी को हम सुधार सकते। मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो एक इम्पोर्टेंट मिशन में मेरा साथ दे सके। वेल, हम लोग फसल उगाना चाहते ताकि इन लोगों को खाना मिल जाए, लेकिन ये भूखे लोग फसल को ग्रो ही नहीं होने दे रहे, तो मुझे उन फसलों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। साथ ही उस जनरल ने टेम्पल को भी आग लगा दी, क्योंकि इसके अंदर वो लोग थे जो इंसानों को खाकर जिंदा है। ऐसे लोग इंसानियत के लिए खतरा थे और इसीलिए इन्हें मार दिया गया। जिंगमिंग बस इमोशनल होकर ये सब देख रहा था और उतने में उसे याद आया कि उसका स्क्रिप्चर तो इसी टेम्पल के अंदर है, इसलिए वो फटाफट से उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है। मगर उस जनरल ने उसे थाम लिया। वो उससे कह रहा था कि अभी तो तुम्हारी इंजुरीज हील हुई, तुम उस आग में नहीं जा सकते। बताओ तुम्हारे स्क्रिप्चर में कितने पन्ने थे? जिस पर जिंगमिंग ने जवाब दिया कि 2 पेज थे। तो जनरल उससे कहता है कि मेरे दोस्त, अब इस दुनिया को स्क्रिप्चर की नहीं बल्कि आग की जरूरत है, ताकि इस
सर्दी से खुद को बचा सके। तुम एक काबिल इंसान हो, इसलिए इस मिशन पर मेरा साथ दो। हमने जो भी फसलें लगाई थी, अगर वो ग्रो कर गई तो इन लोगों को खाना मिल जाएगा। ये दुनिया तबाही की कगार पर है। अगर इसे बचाना है तो हमें खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक बार ये दुनिया सेफ हो जाए, फिर तुम जितने चाहे उतने स्क्रिप्चर पढ़ सकते हो। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें बास्केट भर के स्क्रिप्चर्स ला के दूंगा। जो भी किताब तुम्हें पसंद हो, फिर दिन भर पढ़ते रहना। वेल, उस जनरल की बातों में सच्चाई थी। फिलहाल दुनिया तबाही की कगार पर है। यहाँ लगातार हो रही बर्फ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर इन मासूम लोगों को खाना नहीं मिला तो हर एक बंदा मारा जाएगा। स्क्रिप्चर्स को पढ़ा इसलिए जाता है ताकि उसमें से नॉलेज गेन करके इस दुनिया में शांति कायम की जाए। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर ये पीस एस्टेब्लिश कहाँ करेंगे। और यही सारी बातें जिंगमिंग को समझ आ रही थी। उस जलते हुए टेम्पल को देखकर कहने लगा कि अगर इस दुनिया में शांति है तो ही स्क्रिप्चर को पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर इस दुनिया में क्योस मचा है तो फिर उस स्क्रिप्चर का क्या फायदा। अगर मैं लोगों को इस तबाही से बचा नहीं सकता हूँ तो फिर मेरा मॉन्क बनने का क्या फायदा। जब दुनिया में क्योस मचेगा उसी वक्त लोगों को हमारे जैसे मॉन्क्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर उस वक्त उन्हें मदद की क्या ही जरूरत। इधर उसका स्क्रिप्चर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। ये स्क्रिप्चर ग्रेट थंडर साउंड सेक की निशानी था, लेकिन अब वो स्क्रिप्चर डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि जिंगमिंग को अपने थंडर सेक की याद दिला सकता था। जिंगमिंग कहता है कि हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर किन्मो ने एकदम सही कहा था कि असली दुनिया में जाने के बाद ही मैं यहाँ की सच्चाई को देख पाऊंगा। साथ ही उसने ये भी कहा था कि हमें हर वक्त स्क्रिप्चर को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभार हमें स्क्रिप्चर के खिलाफ जाकर भी एक्शन लेने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई क्राइम किया, तुमने तो बस एक सही फैसला लिया है। तो किन्मो की इन सारी बातों से जिंगमिंग को सच्चाई की रोशनी नजर आई। जिंगमिंग कह रहा था कि भलाई का रास्ता सिर्फ ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से कनेक्टेड नहीं हो सकता। मैं तो अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ। मैं अपने लिए खुद एक तथागत बनूंगा जो सिर्फ माउंटेन पर बैठकर ध्यान नहीं लगाता, बल्कि इस दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। आज के बाद मैं अपने स्क्रिप्चर्स को खुद लिखूंगा। अगर इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे अपने क्लैन को छोड़ना पड़े तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। सो इस तरह से जिंगमिंग भी उस आर्मी की तरफ निकल पड़ा। उसने आर्मी के मिशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया था। ये लोग फसलों को प्रोटेक्ट करते हुए लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल दुनिया की जो हालात थे उसके हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया काम था, जिसमें जिंगमिंग खुद को पूरी तरह से झोंक देगा। सो ये था किन्मो की बातों का असर। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर उलाई को देख पाते हैं, जो कि कह रहे थे कि हेवन के बेटे ने इस दुनिया में कैलामिटी फैलाकर बहुत बड़ा पाप किया। अगर इस कार्मिक फायर को बुझाया नहीं गया तो हेवन का प्रकोप सब कुछ जलाकर राख कर देगा। और अब हमें बादलों के बीच एक डेटी का हाथ दिखाया गया, जो कि एक गोड के जरिए इस दुनिया में तबाही फैला रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।